नमस्कार बच्चों, डॉक्टर माधुरी की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम पर्वत प्रदेश में पावस कविता, जिसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों, यह कविता कक्षा 10 की हिंदी ब के पाठ्यक्रम के अंतर्गत है और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में इस कविता को पूरे भावार्थ के साथ समझाया है तथा उसके प्रत्येक काव्यांश से संबंधित बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर पर भी चर्चा की है। तो बच्चों, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से उस तक पहुंच सकते हैं। तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और आज के वीडियो में हम इस कविता संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे, साथ ही इस कविता की भाषा शैली और इसके प्रतिपाद्य पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आरंभ करते हैं हम पर्वत प्रदेश में पावस कविता के प्रश्नोत्तर से। सबसे पहले हम कविता का प्रतिपाद्य जान लेते हैं। बच्चों, कविता का प्रतिपाद्य से मतलब है कविता का सार या कविता का संदेश या कविता का केंद्रीय बिंदु, मतलब कविता में कवि ने क्या कहना चाहा है। तो हम जान लेते हैं कविता का प्रतिपाद्य। कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित यह कविता पर्वत प्रदेश में पावस प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित बिंब प्रधान कविता है। बच्चों, बिंब प्रधान का अर्थ है चित्र प्रधान, यानी इसमें हमें शब्दों के माध्यम से चित्र दिखाए गए हैं। इसमें कवि ने पावस ऋतु का वर्णन करते हुए पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु के दौरान होने वाले परिवर्तनों को बहुत ही सुंदर रूप में दर्शाया है। पर्वतों की श्रृंखला को मेखलाकार रूप में, उनसे बहते हुए झरनों को सफ़ेद मोतियों की लड़ियों के समान तथा वृक्षों को पर्वतों के हृदय से उठने वाली महत्वाकांक्षाओं के रूप में बताते हुए कवि ने प्रकृति का सजीव व सूक्ष्म चित्रण किया है। सूक्ष्म का अर्थ होता है बहुत ही बारीक, मतलब जो हम सोच भी नहीं सकते। कवि ने प्रकृति के उस रूप को हमें अपनी इस कविता के माध्यम से शब्द चित्र के द्वारा दिखाया है। बादलों के छा जाने से ऐसा प्रतीत होता है मानो पर्वत पंख लगाकर उड़ गए हों। प्रकृति के बदलते रूप को देखकर ऐसा लगता है मानो इंद्र देवता बादल रूपी विमान में बैठकर मायावी खेल खेल रहे हों। भाषा की दृष्टि से खड़ी बोली और संस्कृत निष्ठ शब्दावली का सहज प्रयोग देखा जा सकता है, यानी संस्कृत से युक्त, संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, मानवीकरण अलंकारों के सुंदर प्रयोग ने कविता के सौंदर्य को दुगना कर दिया है। चित्रात्मक शैली और दृश्य बिंबों का प्रयोग भी देखते ही बनता है। तो बच्चों, ये कविता का प्रतिपाद्य है जिसमें हमने कविता के केंद्रीय बिंदु से लेकर उसकी भाषा शैली तक की चर्चा की है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप इस प्रश्न के उत्तर को समझ लेंगे तो आप काफ़ी प्रश्नों के उत्तर अपने आप कर सकेंगे। तो चलिए अब हम अपने आगे प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर लेते हैं। संक्षिप्त प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, पर्वतों से झरते हुए झरने कैसे प्रतीत होते हैं? बच्चों, इसका उत्तर है पर्वतों से झरते हुए झरने, झाग भरे झरने मोती की लड़ियों से सुंदर प्रतीत होते हैं। कैसे प्रतीत होते हैं? मोतियों की लड़ियों से सुंदर प्रतीत होते हैं। दूसरा प्रश्न है, नस नस को कौन उत्तेजित कर रहा है? तो इसका उत्तर है झरझर करके बहते झाग भरे झरनों की ध्वनि कवि की नस नस को उत्तेजित कर रही है। बच्चों, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देते समय आपने यह देखना है कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। तो आपने उत्तर लिखते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना है। एक तो ये कि जितना पूछा जा रहा है उतना उत्तर दीजिए, लेकिन जो उत्तर दे रहे हैं वो आपका पूर्ण होना चाहिए। दूसरा, यदि प्रश्न 2 हिस्सों में बंटा है तो उन दोनों हिस्सों का उत्तर आप नए पैराग्राफ से देंगे, मतलब हर भाग का उत्तर एक नए पैराग्राफ में, एक नए अनुच्छेद में होगा। तो इस तरह से यदि आप उत्तर देंगे तो आपको पूर्ण अंक प्राप्त होंगे। फिर हमारा तीसरा प्रश्न है, वृक्ष आकाश को कैसे निहारते हैं? तो वृक्ष आकाश को शांत, बिना पलक झपकाए यानी अनिमेष, मगर कुछ चिंतित से निहारते हैं। बच्चों, बार बार कह रही हूँ, यदि आपने इसका भाग 1 नहीं देखा है तो आप जल्दी से इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखिए, वहाँ लिंक दिया हुआ है और उस लिंक से आप इसके भाग 1 को देख सकते हैं। तो भाग 1 यदि आप देख लेंगे तो आपको पूरी कविता समझ आ जाएगी और फिर ये प्रश्नोत्तर आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। तो वृक्ष आकाश को कैसे निहारते हैं? वृक्ष आकाश को शांत,
बिना पलक झपकाए मगर कुछ चिंतित से निहारते हैं। बच्चों, अगर आपको ये बिना पलक झपकाए लिखना नहीं आ रहा और आपको कविता का ही शब्द अनिमेष याद है तो आप अनिमेष भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में प्रकृति के किस किस तत्व का मानवीकरण किया गया है। बच्चों, मानवीकरण एक अलंकार होता है जिसमें मानव की तरह कार्य करने वाले मतलब नॉन लिविंग थिंग को लिविंग की तरह काम करते हुए दिखाया जाए तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अलंकारों के बारे में हम आगे फिर किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। एक तरह से ये समझ लीजिए कि अलंकार भाषा का सौंदर्य बढ़ाते हैं। तो ये मानवीकरण किया गया, इसका अर्थ यह है कि इस कविता में कवि ने कहाँ कहाँ किस किस को, नॉन लिविंग थिंग को यानी पर्वत को, झरनों को मानव की तरह क्रिया करते दिखाया है। तो उसके बारे में हम यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि पर्वत प्रदेश में पावस कविता में प्रकृति के किस किस तत्व का मानवीकरण किया गया है। इसका उत्तर है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में बादलों, झरनों, तालाबों, पहाड़ों तथा वृक्षों का मानवीकरण किया गया है। बच्चों, जैसा कि कविता में बताया गया कि बादल जो हैं वो ऐसा लग रहा है पंख लगाकर उड़ गए हैं, और झरने जो हैं वो ऐसे बह रहे हैं जैसे वो बह नहीं रहे बल्कि वो गीत गा रहे हों और मोती की लड़ियों के समान सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। तालाब का भी दिखाया है कि वो दर्पण के समान जो है वो तस्वीर दिखा रहा है। पहाड़ों को दिखाया है कि पहाड़ कैसे हैं, जैसे वो एक मनुष्य की भांति अपने आँखों से अपना परछाई निहार रहे हैं। वृक्षों को उच्च आकांक्षाओं के रूप में दिखाया है। तो ये सारे मानव की तरह क्रिया करते दिखाए गए हैं, इसलिए इनका मानवीकरण किया गया है। तो बच्चों, अब हम आगे देखते हैं और हमारे कितने प्रश्न बनते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता के आधार पर टूट पड़ा भू पर अंबर पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। बच्चों, आशय मतलब अर्थ, कि इस पंक्ति का क्या अर्थ है, कवि ने यह पंक्ति का प्रयोग क्यों किया है। तो टूट पड़ा भू पर अंबर पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो जब पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार यानी लगातार बहुत तेज़ बारिश होती है तो कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है मानो आसमान ही धरती पर टूट पड़ा है, क्योंकि चारों तरफ बारिश के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता और भय से विशाल शाल के पेड़ जो हैं ज़मीन में धंस गए ऐसा लगने लगता है। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ है कि टूट पड़ा भू पर अंबर यानी तेज़ बारिश के कारण जो है ऐसा लग रहा है जैसे धरती पर आकाश टूट पड़ा हो, क्योंकि हर चीज़ दिखनी बंद हो गई है, केवल आवाज़ सुनाई दे रही है। तो यह इसका आशय है। हमारा अगला प्रश्न है, तरुवर किस इच्छा को लेकर ऊपर उठ रहे हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तरुवर यानी वृक्ष। तो ये तरुवर पर्वतों के हृदय से उठने वाली उच्च आकांक्षाओं के समान है और ये आकाश को छूने की इच्छा अपने मन में लिए हुए हैं, अर्थात इनका भाव आगे बढ़ने का है और ये जीवन में विकास की ओर अग्रसर होना चाहते हैं। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया है कि ये जो वृक्ष हैं ये एक तरह से पाठकों को ये संदेश दे रहे हैं कि हमें अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर एकटक देखते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए और मार्ग में आने वाली किसी भी बाधा से घबराना नहीं चाहिए। लक्ष्य की ओर यदि आप टकटकी बांध कर देखेंगे, अटल होकर लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएंगे तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। तो इसका अर्थ ये है। नेक्स्ट है, पर्वतों से झरते हुए झरनों से चारों ओर का वातावरण कैसा हो जाता है। तो इसका उत्तर है, पर्वतों से जब झरने झरते हैं तो चारों ओर का वातावरण संगीतमय हो जाता है, क्योंकि पर्वतों से कैसी आवाज़, झरनों से कैसी आवाज़ आ रही है, झरझर की। तो वो झरझर की आवाज़ जो है पर्वतों के चारों ओर के वातावरण को संगीतमय बना देते हैं, यानी उसमें से एक मधुर संगीत सा सुनाई देने लगता है। तो ये प्रश्नोत्तर है। आगे हम और प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, उठ रहा धुआं जल गया ताल, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। तो कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि मूसलाधार बारिश के कारण तालाबों में भाप सी उत्पन्न हो गई है जो धुएं के समान लग रही है और इसके कारण ऐसा प्रतीत हो रहा मानो तालाब जल गया हो और उसमें आग लग गई हो। तो बच्चों, इस तरह का प्रश्न जब आए तो आप उत्तर अपने शब्दों में भी दे सकते हैं कि जब तेज़ बारिश होती है तो उस बारिश की वजह से जो तालाब होते हैं उनमें भाप उठती है और वो भाप दूर से ऐसा लगता है जैसे धुआं उठ रहा हो और जैसे उस ताल में आग लग गई हो। अगला प्रश्न है, कविता में तालाब की समानता दर्पण के साथ क्यों की गई है। इसका उत्तर है, कविता में तालाब की समानता दर्पण के साथ इसलिए की गई है क्योंकि तालाब का जल स्वच्छ एवं निर्मल है, वह प्रतिबिंब दिखाने में सक्षम है मतलब
समर्थ है, यानी हमें पानी में भी हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, अपनी परछाई देख सकते हैं। दर्पण और तालाब दोनों ही पारदर्शी हैं। पारदर्शी मतलब दोनों में ही बिल्कुल स्पष्ट हैं, क्लियर हैं, दोनों में ही हम अपनी सूरत देख सकते हैं। तो दर्पण की भांति तालाब में भी पर्वत और उस पर उगे हजारों पुष्पों का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे रहा था। इसलिए कवि द्वारा तालाब की समानता दर्पण के साथ की गई है। इसको आप संक्षेप में भी लिख सकते हैं कि कवि ने तालाब की समानता दर्पण के साथ इसलिए की है क्योंकि तालाब भी दर्पण के समान उसका प्रतिबिंब दिखाने में सक्षम था, इसलिए उसकी समानता दर्पण के साथ की गई है। अगला प्रश्न है हमारा, पावस के दृश्य को कवि ने इंद्रजाल क्यों माना है? तो इसका उत्तर है, पावस के दृश्य को कवि ने इंद्रजाल इसलिए माना है क्योंकि इस ऋतु में प्रकृति पल पल अपना रूप बदलती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो वास्तविकता ना होकर कोई मायाजाल हो। बच्चों, जैसे कोई जादुई करतब होता है, जादुई दृश्य होता है जिसमें सब चीज़ें अपने आप होती चली जाती हैं, तो वैसे ही यहाँ पावस ऋतु के समय प्रकृति अपना रूप बदल रही थी। कभी धूप हो रही थी तो कभी बारिश हो रही थी, कभी छाया हो जा रही थी, कभी जो ऐसा लग रहा था जैसे आकाश धरती पर टूट पड़ा हो। तो इस तरह के जो दृश्य बदल रहे थे वो दृश्य मामूली नहीं लग रहे थे, वो वास्तविक नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मायावी हो, कोई जादुई दृश्य हो। तो इसीलिए कवि ने पावस के दृश्य को इंद्रजाल की तरह माना है। तो बच्चों, ये तो कुछ प्रश्नोत्तर हुए। अब हम इसकी भाषा शैली संबंधी विशेषताओं पर चर्चा कर लेते हैं। तो भाषा शैली संबंधी विशेषताएं, यानी ये कविता किस भाषा में लिखी गई है, इसकी शैली क्या है, किस तरह के अलंकारों का प्रयोग हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहली विशेषता है खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, यानी यह कविता जो है खड़ी बोली में लिखी गई है, सिंपल सरल सहज शब्दावली में लिखी गई है। फिर है तत्सम और तद्भव शब्दों के प्रयोग के कारण भाषा प्रवाहमयी बन गई है, यानी इसमें संस्कृत के शब्दों का तत्सम और तद्भव, या आपने बचपन में पढ़े, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि तत्सम यानी जो संस्कृत से एज इट इज, संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्द उनको उसी रूप में ले लिया जाए, वो तत्सम कहलाते हैं। और तद्भव जो उत्पन्न तो संस्कृत में हुए लेकिन उनका हिंदी रूप उसको जो है बदल करके हिंदी रूप में लेकर भाषा में अपना लिया जाए, तो वो तत्सम और तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो इस कविता में आपने देखा होगा कि बहुत से संस्कृत शब्दों का प्रयोग हुआ है और कुछ ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से उत्पन्न तो हुए लेकिन उनका हिंदी रूप ग्रहण कर लिया गया है। तो उससे भाषा जो है प्रवाहमयी बन गई है, यानी भाषा में एक गति आ गई है। फिर एक कविता में गेयता और लयात्मकता का गुण विद्यमान है, यानी इस कविता को आप गा सकते हैं। इसमें एक लय है, रिदम है, तुकबंदी है। तो इसमें गेयता और लयात्मकता, गेयता का अर्थ होता है जिसे गा सके, गे यानी गाने लायक, गेय तो इसका मतलब है गाने लायक, जिसको हम गा सकते हैं, और जिसमें एक रिदम है, लयात्मकता है। तो तीसरा गुण ये हो गया। चौथा है कविता में चित्रात्मक भाषा शैली का प्रयोग हुआ। अगर हम ये कहें कि पूरी कविता चित्रात्मक शैली में लिखी गई है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पूरा ही हमारे सामने पावस का एक चित्र हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। कवि ने जिस तरह से कविता लिखी है, जिन शब्दों का प्रयोग करके हमारे सामने एक चित्र, एक दृश्य उत्पन्न कर दिया है, उससे हम कह सकते हैं कि कविता चित्रात्मक भाषा शैली में लिखी गई है। फिर हमारा अगली विशेषता जो है वो है कविता में अलंकारों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलंकार भाषा में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, तो इस कविता को हम मानवीकरण अलंकार कह सकते हैं, मानवीकरण अलंकार से युक्त कविता, क्योंकि पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। मानवीकरण यानी मनुष्य की तरह उसमें कार्य करते दिखाया गया है। तो कविता में अलंकारों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न किया गया है। चमत्कार यानी एक सौंदर्य उत्पन्न किया गया है। जैसे पर्वतीय प्रदेश यानी प और पल पल में प परिवर्तित प्रकृति में प कल कल में क, झरझर में झ, नस नस में न। इस तरह जो है वर्णों की आवृत्ति हो रही है इसमें। तो जहाँ वर्णों की आवृत्ति यानी एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार रिपीट होते हैं तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। फिर है दर्पण सा, मोती की लड़ियों से, उच्चाकांक्षाओं से। अब यहाँ पर समानता की बात की गई है, तुलना की गई है कि दर्पण के समान, मोती की लड़ियों के समान, उच्चाकांक्षाओं के समान। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो यहाँ पर अनुप्रास, उपमा, मानवीकरण और दृग सुमन, पारत पर, जलदयान में रूपक अलंकार है। दृग सुमन यानी दृग रूपी सुमन, यानी सुमन रूपी दृग, पुष्पों को आंख माना गया है। फिर है पारद पर, यानी जो पंख हैं, बादल जो हैं वो कैसे हैं, पारद के पर लगा करके, यानी जो चमकीले पंख लगा करके उड़ गए हैं। जलदयान, जलद रूपी यान जो है, तो इनमें रूपक अलंकार है।
दृग सुमन अवलोक रहा बार बार, चरणों में पला ताल, झांक रहे नीरव नभ, उच्च आकांक्षाओं से तरुवर, गिरी का गौरव गाकर, गिरी के उर्से आदि में मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर इन सबको मानव की तरह क्रिया करते दिखाया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। तो ये अलंकारिक शैली में लिखी गई एक महत्वपूर्ण कविता है। ये भाषा शैली संबंधी विशेषताएं बच्चों ये आपको पता होनी चाहिए। प्रश्न पूछा जा सकता है कि पर्वत प्रदेश में पावस कविता किस भाषा शैली में लिखी गई है या इसमें किन किन अलंकारों का प्रयोग किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए इस प्रश्न पर आप ध्यान दीजिएगा। अभ्यास हेतु प्रश्न, ये अभ्यास हेतु प्रश्न इसलिए दिए जा रहे हैं बच्चों ताकि आप लोग स्वयं भी उत्तर लिखना सीख सकें। अगर आप लिखना नहीं सीखेंगे, आपको अगर हम सब चीज़ यहाँ पर अपने वीडियो में देते जाएंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे, आप क्रिएटिव नहीं हो पाएंगे। आपके अंदर का जो एक लेखन है, जो आपके अंदर का एक लेखक जो है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो आपकी प्रतिभा को निखारने के लिए और आपको क्रिएटिव बनाने के लिए अभ्यास हेतु प्रश्न दिए जाते हैं ताकि आप स्वयं अभ्यास करें, स्वयं इनके उत्तर लिखें और आपकी रचनात्मक क्षमता का विकास हो सके। तो पहला प्रश्न है हमारा, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है, कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है। अब बच्चों जैसा मैंने आपको बताया कि प्रश्न देख करके आपको उत्तर लिखना है, तो अगर कहीं पर 2 प्रश्न पूछे गए हैं तो आपने 2 प्रश्नों के उत्तर अलग अलग पैराग्राफ में देने हैं। जैसे आपका पहला प्रश्न है, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अब इसमें एक ही प्रश्न है कि पावस ऋतु में यानी वर्षा ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, लेकिन लिख दिया कि कविता के आधार पर बताना है। आपको अपने आधार पर नहीं बताना है, कविता में जो परिवर्तन दिखाए हैं वो बताना है। तो ये एक ही प्रश्न है, तो आप इसको एक ही अनुच्छेद में लिखेंगे। लेकिन दूसरा प्रश्न देखिए, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है, पहला प्रश्न, और कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है, दूसरा प्रश्न। तो इसका उत्तर आपको 2 पैराग्राफ में देना है। यानी पहले पैराग्राफ में आप देंगे मेखलाकार शब्द का अर्थ, ठीक है, और दूसरे पैराग्राफ में आप उसका प्रयोग कि यहाँ क्यों किया गया है उसका उत्तर देंगे। इस तरह से क्या होता है कि जब मार्किंग स्कीम बनती है, और आप क्वेश्चन में भी देखेंगे कि 2 अंक का प्रश्न है, लेकिन मार्किंग स्कीम में वो 1+1 कर देते हैं, तो 1 अंक का आपका पहला भाग होगा, 1 अंक का दूसरा भाग होगा। तो इससे जब एग्जामिनर आपकी आंसर शीट चेक करेगा तो आपके आंसर उनको क्लियर नजर आएंगे। तो मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है, 1 नंबर, और कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया, 1 नंबर। तो 2 नंबर हो गए। दोनों उत्तर अगर आपके स्पष्ट रूप में है तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। ये ध्यान रखिएगा कि प्रश्न कितने रूप में, कितने भागों में पूछा गया, उतने भागों में आपको उसका उत्तर देना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, सहस्त्र दृक् सुमन से क्या तात्पर्य है, कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा। तो यहाँ पर भी ये 2 प्रश्न है, यानी पहले आपने अर्थ बताना है, दूसरा फिर ये बताना है कि किसके लिए इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए। अब ये एक ही प्रश्न है तो इसका एक ही अनुच्छेद में उत्तर होगा। फिर है, झरने किसका गौरवगान कर रहे हैं, बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई। इसमें भी 2 प्रश्न है तो दोनों प्रश्नों का उत्तर अलग अलग पैराग्राफ में होगा। और अंतिम प्रश्न है, कविता में तालाब की समानता किसके साथ की गई है। तो बच्चों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको इन्हीं वीडियोस में मिलेंगे। आपके जो ये भाग 1 और भाग 2 वीडियो है, इन दोनों वीडियो में आपको इन सब के उत्तर मिल जाएंगे। तो ध्यानपूर्वक मेरे वीडियोस को देखिएगा और आरंभ से अंत तक देखेंगे, तभी आपको सब समझ में आएगा। तो इसलिए जब भी वक्त मिले आप ज़रूर इन वीडियो पर थोड़ा सा वक्त दीजिए और उसको देखिए, समझिए और अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाइए, और साथ ही अपने बोर्ड की और अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। तो बच्चों अब जल्दी से हम माइंड मैप को देख लेते हैं और पूरी कविता को समझ लेते हैं। माइंड मैप यानी क्विक रिवीजन है एक तरह से, जो आपके दिमाग में पूरे बस जाए कविता और उसके भाव वो इसमें दिए गए हैं। पहला, कविता पर्वत प्रदेश में पावस। बच्चों मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको कविता, कवि का नाम, लेखक, पाठ का नाम ज़रूर याद करके रखना है, क्योंकि जो MCQ प्रश्न होते हैं उनमें ये पूछे जा सकते हैं, तो 1 अंक आपको गंवाना नहीं है, ठीक है। तो कविता है ये पर्वत प्रदेश में पावस, और दूसरा इसका कवि है सुमित्रा नंदन पंत। फिर है तीसरा बिंदु है, पावस ऋतु का चित्रण है इसमें। पल पल प्रकृति का रूप परिवर्तित हो रहा है। मेखलाकार विशाल पर्वत, पर्वत कैसे हैं, मेखलाकार है और विशाल है। सैकड़ों पुष्प रूपी आंखें हैं, यानी पर्वतों के नीचे चरणों में जो पुष्प खिले हैं उन्हें क्या माना गया है, आंखें।
पर्वतों के चरणों में पला ताल, और जो पर्वतों के नीचे जो ताल बन गया है, क्योंकि मेखलाकार रूप में पर्वत है तो गोलाकार रूप में वो पानी इकट्ठा होता गया, वो ताल का रूप ले लिया है। और ताल के किसके समान माना गया है? दर्पण के समान। दर्पण रूपी ताल में खुद को निहारते पर्वत, यानी पर्वत उसमें अपना अक्स देख रहे हैं, अपनी परछाई देख रहे हैं। झरनों द्वारा पर्वतों का गुणगान, यानी झरने जैसे झरझर करके बह रहे हैं, तो कवि ने कल्पना की है जैसे वो पर्वतों का गुणगान कर रहे हैं। मोती की लड़ियों से सुंदर झाग भरे झरने, और जो झाग से भरे हुए सफ़ेद झरने जो झर रहे हैं उनको कवि ने मोती की लड़ियों के समान सुंदर माना है। ऊंचे ऊंचे शाल के वृक्ष पर्वतों के हृदय से उठने वाली महत्वाकांक्षाएं के रूप में, और पर्वतों के ऊपर जो ऊंचे ऊंचे शाल के वृक्ष हैं उन्हें कवि ने क्या माना है? पर्वतों के हृदय से उठने वाली महत्वाकांक्षा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है शांत आकाश को निहारते वृक्ष, यानी आकाश कैसा है? शांत। उनको ऊंचे ऊंचे वृक्ष जो पर्वतों के उच्च आकांक्षाओं के रूप में वो निहार रहे हैं। फिर है अनिमेष अटल, लेकिन ये वृक्ष कैसे उनको निहार रहे हैं? अनिमेष अटल और कुछ चिंतित से। बच्चों यहाँ चिंतित से मिसिंग है, आप लोग याद रखिएगा, चिंतित से। तो वृक्ष अटल और अनिमेष तथा चिंतित से होकर आकाश को निहार रहे हैं। अचानक से पर्वतों का पारद के पंख लगाकर गायब हो जाना, कि वर्षा ऋतु शुरू होते ही जो ऊंचे ऊंचे पर्वत थे जो मेखलाकार रूप में खड़े थे, वो अचानक से ऐसा लगता है जैसे चमकीले पंख लगाकर कहीं गायब हो गए हैं। झरनों का लुप्त हो जाना, आवाज़ मात्र रह जाना, और जो झरने सफ़ेद मोतियों के समान दिख रहे थे वो अब दिखाई देने बंद हो गए हैं। उनकी सिर्फ आवाज़, झरझर आवाज़ सुनाई दे रही है। धरती पर आकाश का टूट पड़ना, और ऐसा दृश्य उत्पन्न हो गया है कि ऐसा लग रहा है जैसे आकाश धरती पर टूट पड़ा हो। शाल के वृक्षों का भयभीत होकर छुप जाना, और जो ऊंचे ऊंचे शाल के वृक्ष थे वो भी अब दिखने बंद हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो सब भयभीत होकर वर्षा से घबराकर कहीं धंस गए हैं धरती में। ताल जलता हुआ सा प्रतीत होना, और तेज वर्षा के कारण भाप जो बन रही है वहाँ ताल में, तो वहाँ से धुआं उठता प्रतीत हो रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ आग लग गई हो, ताल जल रहा हो। ताल से धुआं उठता प्रतीत होना, और इंद्र का जलयान में बैठकर घूमना, और ये सारा दृश्य इतना ज़्यादा मायावी लग रहा है जिसे देखकर लग रहा है जैसे स्वयं इंद्र देवता अपने बादल रूपी यान में बैठकर घूम रहे हों। सारा वातावरण इंद्रजाल सा प्रतीत होना, और क्योंकि ये पूरा वातावरण जो पल पल में यहाँ पर परिवर्तन आ रहे हैं वो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सारा वातावरण मायावी हो, जादुई हो। अलंकारिक भाषा का सौंदर्य, जैसा कि मैंने भाषा शैली में बताया कि इसमें अलंकारों का प्रयोग हुआ है, तो अलंकारिक भाषा शैली की वजह से कविता में एक अलग सौंदर्य उत्पन्न हो गया है। प्रकृति के अद्भुत तथा अलौकिक दृश्यों का सजीव चित्रण, और ऐसे दृश्य उत्पन्न हो रहे हैं जिनको देखकर एक आश्चर्य होता है, ऐसा लगता है जैसे ये इस लोक के नहीं हैं, किसी और लोक के हैं। अलौकिक दृश्य उत्पन्न हो रहे हैं, उनका सजीव चित्रण हमारे सामने उत्पन्न हो गया है। प्रकृति का मानवीकरण, और साथ ही पूरी प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, यानी मनुष्य की भांति प्रकृति को क्रिया करते हुए दिखाया गया है। तो बच्चों ये था हमारे पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु के प्रश्नोत्तर, और साथ ही भाषा शैली भी हमने जानी, और साथ ही ये भी जाना कि किस तरह से आप इस कविता को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इनको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो बच्चों इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम जल्द ही एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और यदि सच में आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपके लिए लाभकारी हैं, तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और साथ ही जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल हिंदी लेक्चर्स बाय डॉक्टर माधुरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मेरे कोई नया वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन पहले से प्राप्त हो जाए। तो बच्चों बस इसी तरह खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, औरों को भी खुश रखिए, और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए, और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ ही ऑल द बेस्ट।